Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. And we have to have the say, there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the political and economic systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. We welcome our esteemed guest in our studios today. We welcome Dr. Aviral Malik from the Bharatiya Janata Party. Aviral Malik ji, welcome to the show. Namaskar. जी बहुत बहुत धन्यवाद. Aviral Malik ji, आप कहाँ से हो आप? Are you from Delhi right now? From Delhi or Lucknow? Where are you speaking from? जी बिल्कुल नई दिल्ली से. Okay, fantastic. Aviral Malik ji, we'll start with, we will be shortly joined by our guest Asif Farooqi from the Indian National Congress and Dr. Surana Malhotra from the NCP Sharad Pawar ji. Aviral Malik ji, Prime Minister was in Bihar. Prime Minister ने कहा कि जंगल राज याद दिला दिया लालू प्रसाद यादव जी और अर्लियर regimes जो था उन्होंने याद दिला दिया किस प्रकार से जंगल राज प्रेवेलेंट था. बट ना ऑपोजिशन राहुल गांधी जी और सबका कहना है कि जंगल राज अभी भी है. एवरी डे क्राइम रेट इतना बढ़ गया है कि दिन दहाड़े फायरिंग हो रहा है, लूटमार हो रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं. मलिक जी, डॉक्टर अब्दुल मलिक जी. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए जहां तक विषय बिहार का पर्टिकुलरली, तो बिहार में किस प्रकार से क्राइम रेट डिक्रीज हो इसकी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जेडीयू चिंता करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है. और उसके साथ साथ जहां तक पर्टिकुलरली बात है लॉ एंड ऑर्डर की, तो मैं सोचता हूं जहां तक अगर कंपैरेटिव स्टडी कर ली जाए, क्योंकि अगर डिबेट की बात कर ली जाए तो डिबेट में भी जनता कंपैरेटिव स्टडी करती है और तुलनात्मक अध्ययन करती है. अगर वोटिंग की बात कर ली जाए, जब जनता वोट डालने के लिए जाती है तो निश्चित रूप से तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर, कंपैरेटिव स्टडी के आधार पर जनता वोट प्रदान करने का अद्भुत कार्य करती है. तो मैं सोचता हूं अगर कंपैरेटिव स्टडी हो और विस्तृत चर्चा कर ली जाए लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर और पर्टिकुलरली बिहार को फोकस करके चर्चा की जाए, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के राज में जिस प्रकार से क्राइम रेट डिक्रीज हुआ है, और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए लालू राज की, तो जंगल राज था, जो अवैध कार्य होते थे, जो वसूलियां होती थी. और उदाहरण के रूप में अगर दो तीन उदाहरण केवल मैं गिरा दूं, क्योंकि अगर विस्तृत रूप में मैं जाऊंगा लंबा समय लग जाएगा. सिवान के शाबदीन की बात कर जाए, सिवान के शाबदीन और उसके बाद उनके तेजाब कांड की बात कर जाए, तो तमाम सारी घटनाएं लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि किस प्रकार से और इस प्रवृत्ति के लोग, इस प्रकार के लोगों को लालू यादव जी की पार्टी आरजेडी के द्वारा पालने और पोसने का कार्य किस प्रकार से किया गया. टिकट प्रदान कर रहे विधानसभा लोकसभा पहुंचाने की चिंता किस प्रकार से की गई, पॉलिटिकली एक तरीके से उन्हें बैकिंग किस तरीके से दी गई, वो भी सबने देखा. लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज बिहार प्रदेश के अंदर नहीं थी, लालू राज में बिल्कुल स्पष्ट है. अगर बात कर ली जाए कंपैरेटिव स्टडी की, आरजेडी की अगर बात कर ली जाए, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इस आधार पे इंडिया अलायंस आरजेडी कांग्रेस पार्टी चलती है. ये जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं और भ्रष्टाचारी लोग हैं. ये क्षेत्रवाद के आधार पर चलते हैं, भाषावाद के आधार पर चलते हैं, डिवाइडेड रूल की पॉलिटिक्स करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं. तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करती है, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर चलती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करती है, युवाओं के साथ युवाओं के विकास की बात करती है, स्वरोजगार की चिंता करती है. तो दूसरी ओर अगर कांग्रेस पार्टी की बात करी जाए, 60 साल कांग्रेस पार्टी की सत्ता इस देश में मौजूद रही, लेकिन बैंकों में वो खाते नहीं खुलवा सके. इकोनॉमी की बात जरूर की, दो इकोनॉमिस्ट रहे, पी चिदम्बरम जी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, लेकिन बावजूद इसके इकोनॉमी की चर्चा अगर कर ली जाए तो लंबी चौड़ी करेंगे कांग्रेस वाले. लेकिन जनधन योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने बैंकों में खाते खुलवाने का कार्य किया. अगर डाटा बेस्ड एनालिसिस हो तो मैं सोचता हूं पूर्ण रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जनता डाटा बेस्ड एनालिसिस करती है. हमने शौचालय दिए, पक्के मकान आवास योजना के माध्यम से दिए, ट्रांसपेरेंसी लाने का काम किया, डिजिटल इंडिया के आधार पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चलती है. हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और उसके साथ साथ विश्व गुरु भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं. और साथ साथ अगर पर्टिकुलरली बिहार प्रदेश की बात की जाए, चाहे बिहार प्रदेश में एजुकेशन मॉडल की बात हो, अच्छा डेवलपमेंट एजुकेशन सेक्टर में हुआ, हेल्थ सेक्टर में हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ, ग्राउंड लेवल पे हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ. बिहार प्रदेश में करप्शन किस प्रकार से समाप्त हो इसकी हमने चिंता की. पलायन की एक बड़ी समस्या रहती थी, पलायन की समस्या समाप्त हो, नीतीश जी के नेतृत्व ने, मोदी जी के मार्गदर्शन ने इसकी चिंता की.
और डबल इंजन की सरकार की अगर बात करी जाए तो किसी अपराधी को, किसी गुंडे को, किसी माफिया को, किसी बलात्कारी को, किसी हार्डकोर क्रिमिनल को किसी रूप में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इस चीज को लेकर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से स्पष्ट है। और उसके साथ साथ अगर पर्टिकुलरली कंपैरेटिव स्टडी की बात की जा रही है, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना हमारी केंद्र सरकार ने चलाई, तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिहार प्रदेश की जनता को किस प्रकार से मिले, यह हमारे नेतृत्व ने चिंता की। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वली ट्रीट करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर हम चलते हैं तो संविधान के आधार पर चलते हैं, और कुछ लोग संविधान को दिखाने का काम करते हैं, इस तरीके से लहराने का काम जरूर करते हैं, लेकिन उस संविधान के आधार पर नहीं चलते। मैं सोचता हूं इसे पढ़ भी लेना चाहिए, प्रियम्बल को भी पढ़ लेना चाहिए, आर्टिकल्स को भी पढ़ लेना चाहिए, और उनके आधार पर कम से कम 2 कदम चलने का प्रयास करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मार्गदर्शन में चलने वाली पार्टी यदि इस देश में कोई है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस है। जी। Yeah, we welcome Dr. Surana Malhotra from the NCP Sharad Pawar. Welcome Dr. Surana Malhotra, welcome to the show. We are joined with Dr. Aviral Malik from Delhi, from the BJP. He is a spokesperson of the Bharatiya Janata Party. You know, we were talking about Prime Minister जिस प्रकार से बिहार में कह रहे हैं कि जंगल राज है। सुप्रिया सुले जी ने भी कहा कि देखो, इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रल नहीं है, इलेक्शन कमीशन को अपना न्यूट्रलिटी दिखाना पड़ेगा। You have to come show it not only in as they say in letter but in spirit also that you are neutral, because जो नया सिस्टम लेके आए SIR, तो उसमें ऐसा लग रहा है धांधली होने वाला है। राहुल गांधी जी, सब जितने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, there is always a threat that election commission and the BJP is colluding. Dr. Surana Malhotra. That is because they have got first-hand experience, which happened in the Vidhan Sabha also. That we saw, so vividly we saw that how suddenly the votes were added in the increase in the vote in the span of 8, earlier time, that is before the Lok Sabha election, and the same amount of votes were increased in the short span between the Lok Sabha and the Vidhan Sabha election. I mean, how was the sudden increase? And then when questioned, there were no answers to that. There were always the divergence. And Rahul Gandhi ji and all our party, we stuck to that question, and then we wanted the answers. But there were no answers given. Nothing was given. The people who were added, there were no proper the Aadhaar card, the addresses that were wrong. The people did not even exist. And the worst part of it, that if they were so transparent, they should have come out and given the data. But it so happened that the data just vanished away in a short span of time. And then that was the rule that we don't need to preserve the data. This is the way it is. So, and then in Bihar, there is a lot of things which are coming up in the reverse manner. There are a lot of, the quantity is decreasing. I mean, how that? So, there has to be a transparency, which is certainly not there. So, that's the reason people are asking for the ballot paper votes. People should have that confidence in the election commission, which is not there. We welcome Asif Faruqi Saab from the Indian National Congress. Faruqi Saab, welcome to the show. We also, Faruqi Saab, we have Dr. Aviral Malik ji from Delhi, BJP, Bharatiya Janata Party, Dr. Surana Malhotra ji from the NCP, Sharad Pawar ji. Dr. Malhotra, you also want to comment जिस प्रकार से जंगल राज, लालू जी के जंगल राज को याद दिला दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज. You want to give a comment before I go to Asif Faruqi Saab? क्या जंगल राज? जंगल राज है. अभी हम तो महाराष्ट्र में है. महाराष्ट्र में क्या हो रहा है अभी, कल परसों की बात जो हो रही है महाराष्ट्र में, और खुद विधानसभा में क्या हो रहा है. विधानसभा में जंगल राज नहीं है वहां पे. the way that, I mean, it is so we are so ashamed of the whole thing. I mean, हम कहाँ से बात करेंगे कि महाराष्ट्र एक प्रगत स्टेट है. कैसे बात करेंगे ये जब जिस तरह से हमने वीडियोस देखे हैं, प्री मेडिटेटेड प्लान करके ये सब अटैक हुआ है. हम देख रहे हैं कि जो आमदार है वहां पे खड़े हैं, उनके साथ 3-4 लोग हैं, उनको मतलब इशारा किया जाता है, अंदर जाते हैं और बोल रहे कि नहीं वहां पे भीड़ थी इसके लिए झगड़ा हुआ. अरे भीड़ क्या, आप अंदर गए और तुरंत उसने हाथ उगारा है उनके ऊपर. जो हमारे अवार्ड साहब के जो कार्यकर्ते हैं उसके हाथ उगारा है. ये कैसे बात है. एंड व्हाट अबाउट द लेडीज ओवर देयर. The ladies themselves are not, the lady amdas, the lady karmachari, they are not safe.
इनफैक्ट जो पार्टी जो मतलब नॉट इवन द अपोजिशन, द अदर पार्टी, रूलिंग पार्टी के जो आमदार है, उन्होंने भी अपने एक्सप्रेस किया है कि वी फियर द क्राउड ओवर देयर विच इज कमिंग। फिर अभी जो बात चल रही थी कि गेट पास देना बंद करना था, वो उन्होंने किसी को बंद नहीं किया। एंड ऐसे कार्यकर्ता ऐसे ही अंदर जा रहे हैं एंड दिस इज, ये मतलब कौन सी बात को डिविएट करना चाह रहे थे, कौन सी बात आगे नहीं लाना चाह रहे थे। जो बात कही जा रही है कि जो हनी ट्रैप की बात हो रही है या दूसरे जो भी मुद्दे हैं, इन सबको डिविएट करने के लिए ये सब बखेड़ा खड़ा कर दिया। एंड वर्स्ट पार्ट इज दे वर 4 to 5 people involved और ओनली एक आदमी को पकड़ा और उसको भी राजेशाही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और जो बेचारा जिसने मार खाई उसको पकड़ के उसको कहाँ यहाँ वहां रख रहे, अलग अलग जगह पे रख रहे हैं। और अभी कार्रवाई होगी कि नहीं, व्हेन यू नो कि किसने किया है ये सब, तो उसमें कार्रवाई होगी कि नहीं। अरे दिस इज, ये हम तो विधानसभा, इसको तो हम मतलब लोकशाही का मंदिर मानते हैं, तो ऐसी चीजें वहां होना है कितनी गलत है। तो इस पे देवेंद्र फडणवीस जी जो गृह मंत्री भी है, तो आदरणीय देवेंद्र जी ने इस पे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड, डेफिनेटली नॉट। I'll go to आसिफ फारूकी साहब। आसिफ फारूकी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आज बिहार में थे, उन्होंने बोले कि लालू के समय, लालू यादव जी के समय पर जंगल राज था, जंगल राज यहां पर। तो किस प्रकार से आप देखते हो? बिकॉज राहुल गांधी जी ने कहा कि एवरी डे कोई मर्डर हो रहा है बिहार में, एवरी डे किसी का हत्या हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है, रैंसम के लिए एक्सटॉर्शन हो रहा है। फारूकी साहब, किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट देते हो? अपनी कार्रवाई नहीं देखते हैं, पीछे चले जाते हैं और ये सब नैरेटिव है, क्या खराबी थी हिस्ट्री में, क्या जाते हैं आगे, फ्यूचर में क्यों नहीं देखते? तो और अपनी बुराई क्यों नहीं देखते हैं? इतने जंगल राज की तरह से हो रहा है। जिस तरीके से आपने एक वीडियो देखा होगा, कल से चल रहा है, कि जिस तरीके से वो गोली मार के चले गए, ये कोई तरीका है सर आज की तारीख में? और अब फिर आप लालू जी और इंदिरा जी और नेहरू जी, इनके चक्कर में और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। क्या हाल करके रखा हुआ है इस देश का, क्या हाल है नारी का इस देश में, कि जिस तरीके से रेप हो रहे हैं, जिस तरीके से क्राइम बढ़ा हुआ है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है, एक आम जनता के सामने ये किस मुंह से जाते हैं? उसमें वहां जाके लालू जी, इंदिरा जी, नेहरू जी, इस किस्म से बात करके अब ये बेवकूफ़ बनाने की बातें बंद करें। पब्लिक भी इनको पहचान गई है और मुझको नहीं लगता है कि सर इसमें कोई दम है। मतलब बार बार मैंने देखा है, पिछले कई बार से मैं जब भी आता हूँ तो इस किस्म की बात का एक ही जवाब रहता है। तो ये सब नैरेटिव है। प्राइम मिनिस्टर के पास मुद्दा कुछ है नहीं क्या? वो डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है। महंगाई इतने चरणों पे है, 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे, स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, ये सब क्या हुआ सर? उस पर बात करें ना। तो आसिफ फारूकी साहब, क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, उनके घर के अंदर झगड़े चल रहे हैं, लोग मारपीट कर रहे हैं, किसी को भी उठा के मारपीट कर देते हैं सर। तो वो उसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान देते हैं सर? मणिपुर में क्या हुआ सर? एक चीज नहीं कर सके वो। तो आपको लगता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देयर इज नो चांस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन स्पेशली बिहार। आई विल कम बैक टू महाराष्ट्र फारूकी साहब, बट थोड़ा बिकॉज आज चर्चा इमीडिएट बिहार पे था प्राइम मिनिस्टर, तो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपको लगता होगा बिहार में? नहीं होएगा सर। वो तो पहले से इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से आधार कार्ड को इनकार कर दिया उन्होंने। अब आप सोचिए, आधार कार्ड से ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट और कौन सा डॉक्यूमेंट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट था। हर जगह उसको हमको जबरदस्ती, हम तो यूज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये लिंक कहीं से कहीं भी ये लोग डेटा चुरा ले और उसको हमारे पूरे डेटे को करप्ट कर दे, तो हम परेशान थे। लेकिन उसके बावजूद आज इलेक्शन कमीशन बोलता है कि उसको नहीं करेंगे। मतलब क्या है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करके एक अच्छे खासी पब्लिक को डरा देना चाहते हैं। और खास तौर से माइनॉरिटीज और जो सेकुलर जहन के लोग हैं, उनको वो इतना खौफ पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उसके अंदर कंफ्यूजन हो जाता है। तो कुछ तो ऐसे लोग हैं जो उसके अंदर नहीं जा सकते। और आपने महाराष्ट्र वाला इलेक्शन देखा होगा, इसी तरीके से उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि वो ईवीएम का है वो बड़ा सा कर दिया, कुछ नाम कट कर दिए, कुछ नाम ज्वाइन कर दिए। अब मतलब आज तक उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। यही चीज़ वो आज बिहार के अंदर करके वो चाहते हैं कि उस तरीके से जीत ले। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई तरीका नहीं। आज इलेक्शन कमीशन एक महीने पहले जो है आके वो सब लिस्ट चेंज करना चाहता है और आपको नए नए नैरेटिव्स दे रहा है, नए नए तरीके इख्तियार कर रहा है। ये कोई तरीका है सर? उसको 5 साल मिले थे, उसको 5 साल में पूरी चीज़ों को सही करना चाहिए था, वरना जो पुराने तरीके उससे इलेक्शन करवाए। और राहुल जी तो बार बार बोल रहे हैं कि भाई ये ईवीएम चोर है। देखिए, ये चाकू है, चाकू का इस्तेमाल आप सही करें या गलत करें,
सही करेंगे तो सही चीज काटेगी, नहीं तो आपका हाथ काट देगी। तो ईवीएम के अंदर गड़बड़ी हो सकती है, उसका क्या उन्होंने समाधान किया सर? बहुत की बात है, मैं जवाब देता हूं आपका। बोलिए बोलिए फारूकी साहब, यू फिनिश्ड? आई विल गो टू डॉक्टर अविरल मलिक। बोलिए अविरल मलिक जी, बोलिए। नहीं देखिए, जहां तक विषय ईवीएम का, हाँ। इन्होंने ईवीएम की बात पर्टिकुलरली की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप लगाने का इन्होंने इनके द्वारा कार्य किया गया। मैं एक एक करके इसमें विस्तृत पॉइंट वाइज इसकी चर्चा करना चाहूंगा। जहां तक विषय ईवीएम का, अगर ईवीएम खराब है तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश में 2 बार प्रधानमंत्री रहे, दोनों बार ईवीएम के माध्यम से नंबर 2, जहां तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आप इस्तेमाल गलत उसका कर रहे हो। हमने इससे पहले आपको कह दिया आपने इस्तेमाल गलत किया है। मैंने कहा ना कि चाकू का इस्तेमाल आपने गलत किया है, आपने पेट काटने का काम किया है। मैंने ये सब बहाना होता है, ये सब बहाना है, ये कंपेयर मत कीजिए। ये बहाना है, अपनी हार को छिपाना है। ये आपका बहाना है, असल में अपनी हार को आपको छिपाना है, तो इसलिए आपको कुछ भी बोलना है। अब सुन लीजिए, देखिए जहां तक विषय ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, जहां आप जीत जाएंगे बढ़िया है, जम्मू कश्मीर में बढ़िया है क्योंकि वहां आपकी सरकार बन गई, हिमाचल में आपकी सरकार बन गई, ईवीएम बढ़िया है, एसपीडीसी पुलिस प्रशासन बढ़िया है, बंगाल में सरकार बन गई, निकल गया, ईवीएम बढ़िया है, उधर कर्नाटका में बन गई आपकी बढ़िया है, पंजाब में हमारी नहीं बन पाई तो वहां बढ़िया है ईवीएम, जहां हमारी बन जाएगी ईवीएम खराब है। राहुल जी, प्रियंका जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, राहुल गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, प्रियंका गांधी वाड्रा जी एमपी बनी, उसी ईवीएम के माध्यम से बनी। अगर देखिए, अगर आप ये वो सब दलीलें दे रहे, देखिए सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। फारूकी साहब उनको बोलने दो। फारूकी साहब, लेट हिम टॉक, आई विल कम बैक टू यू प्लीज। बोले अविरल, डॉक्टर मलिक प्लीज गो ऑन। जी नहीं, देखिए जिस तरीके से विषय ईवीएम का, अगर ये ईवीएम को खराब बता रहे हैं, एक और ये ईवीएम को खराब बता रहे हैं, तो दूसरे छोर पे ये अपने आप को कह रहा है कि हम पाक साफ है, हम दूध के धुले हैं, हम ईमानदार हैं। देखिए अगर आप ईमानदार हैं और आप ईवीएम को कह रहे हैं कि वो खराब है, तो आप ईवीएम के माध्यम से चुने क्यों जा रहे हैं? अगर आप ईवीएम के माध्यम से जितने भी जनप्रतिनिधि आपके चुने गए हैं उनसे कहिए वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि ईवीएम तो आपके हिसाब से खराब है और आप ईमानदार हैं। तो राहुल जी, प्रियंका जी, सारे आपके सांसद, जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे। ममता बनर्जी ईवीएम से मुख्यमंत्री बनी, इस्तीफा दे दे। सुखविंदर सुक्खू जी ईवीएम से मुख्यमंत्री बने, इस्तीफा दे दे। भगवंत सिंह मान इस्तीफा दे दे, ईवीएम से मुख्यमंत्री बने। सिद्धरामैया जी इस्तीफा दे दे, कर्नाटक गवर्नमेंट इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे दे, ईवीएम से चुने गए, इस्तीफा दे। हम तो कह रहे हैं कीजिए इस्तीफा, आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं, तो षड्यंत्र रच रहे हैं और ये जनता समझ चुकी है। जनता बहुत जागरूक है, जनता बहुत पॉलिटिकली मैच्योर एंड अवेयर है। जनता वोट के माध्यम से डंके की चोट पे, वोट की चोट सबकी हुई आपको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। इसमें कोई दो राय, संदेह, संशय, दो मत नहीं है। इस चीज को आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए। शुरू करके दी है फारूकी साहब, शॉर्ट में बोल दे, डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा। जो बाहर रहता है वो चोर रहता है। सारी मशीनरी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका गलत नहीं, इस्तेमाल जीत जा रहा है, एसपीडीसी सब बढ़िया, पुलिस प्रशासन सब बढ़िया। जहां हार गए वहां एसपीडीसी खराब, कमिश्नर खराब, पुलिस प्रशासन खराब, ईवीएम खराब, इलेक्शन कमीशन खराब, जुडिशरी खराब, मीडिया खराब, सब खराब है। जहां जीत गए सब बढ़िया, एवरीथिंग इज गुड और डेमोक्रेसी जीत गई। यहाँ पे बयान आएगा लोकतंत्र की जीत हो गई, यानी कि सारे देश में आपको जिता दे और सारे देश में आपको जिता के तब आप कहोगे कि हाँ ठीक है, हमें विश्वास है लोकतंत्र पे। अन्यथा आपको लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। आपको लोकतंत्र में विश्वास जतवाने के लिए, आपका लोकतंत्र में विश्वास बनवाने के लिए पहले आपको सारे देश में जिताओ, सारे राज्यों में आपकी सरकार बनवाओ, सारे विधायक आपके बनवाओ, सारे सांसद आपके बनवाओ, तब आपको जाके लोकतंत्र संविधान में डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा, आप संवैधानिक संस्थाओं पे हमला बोलते हैं, आप संविधान को अपमानित करने का काम करते हैं। 1975 से 77 के मध्य में इमरजेंसी को इंप्लीमेंट करके इंडिया पे हमला बोलने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी लगा के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, तमाम सारे जननेताओं को और संपूर्ण विपक्ष को और संपूर्ण पत्रकारिता जगत को जबरन इमरजेंसी लगा के जेल में ठूसा गया। वो भी स्पष्ट रूप से सबने देखा। आपको जवाब संविधान दिखाते हैं। डॉक्टर मलिक, मैं डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा के पास जाता हूं। डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा, यस डॉक्टर, सिचुएशन थी वही जानते। फारूकी साहब, डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा, आपने कहा कि जंगल राज बिहार को छोड़ो, जंगल राज महाराष्ट्र में देखो। लाइव जो दृश्य दिख रहे हैं,
एक है कि अवार जी पे और उनका कार्यकर्ता पे अटैक हो गया, एनसीपी शरद पवार जी के एकदम खास एमएलए जितेंद्र अवार जी पर, और जेल में भी वही लोग गए, एक एक लोग को अरेस्ट कर दिया, 5 लोग थे अवार साहब के ना। इसको क्या जंगल राज कहोगे डॉक्टर मल्होत्रा? Definitely, this is Jungle Raj. Why isn't action? Why was the action not taken immediately? It was obviously who has done it. It was seen on the video. You could see that कौन किसको इशारा कर रहा है, क्या कर रहा है। आदमी अंदर गया, वहां पे इमीडिएटली भीड़ भी नहीं थी, तो ऐसा भी बोलना कि भीड़ में कुछ धक्का बुक्की हो गई। The person enters and immediately raises the hand and he hits the person who's standing in front of you. So how can that be? And कि गर्दी में हो गया और ये सब जो reasons आ रहे थे, this was a premeditated thing. ये तो पहले से ही मतलब तय था। और पर इतना सब होने के बाद अरे अपोजिशन कोई थोड़ा सी छोटी सी चीज कुछ बोल जाता है तो उनके अगेंस्ट इतने सारे लॉज लेकर जाते हैं, उनका सदस्यत्व ये होल्ड किया जाता है। तो यहाँ पे क्यों नहीं किसी का सदस्यत्व रद्द होता है? यहाँ पे क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? सो यू आर अलाउिंग दैट गुंडा प्रकार के लोगों को अंदर आने के लिए आप अलाउ कर रहे हो। जो लोकशाही का मंदिर है वहां पे हो रहा है, तो फिर बाकी जगह की बात ही क्या है? यहाँ पे जो मतलब लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, तो बाहर की क्या बात है? अभी आप देख रहे हैं पूना में क्या हो रहा है, पूना में कोयता गैंग, कितनी सारी चीजें हो रही है। बीड़ में क्या हो रहा है? बीड़ में तो हॉरिबल है। आई मीन वहां पे सरपंच उपसरपंच कितने जन को मारा हुआ, बेरहमी से मारा हुआ है। और वहां तो फैड हो गया है कि वहां मारते मारते लोग वीडियोस भी सोशल मीडिया पे डालते हैं। इतने सारे यू कैन सी द पीपल हु आर डूइंग इट, येट उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। उनके ऊपर कोई मतलब गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यू हैव टू सी इनटू लुक इनटू दिस। वेयर इज महाराष्ट्र? आमचा महाराष्ट्र कुठे घेऊन चाललाय? कुठे घेऊन जाताय तुम्ही आमचा महाराष्ट्र? वन्स महाराष्ट्र's name was so, I mean it was on a top class place, and here कितनी सारी ऐसी चीजें हो रही है। रात को कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके ऊपर अटैक हो रहा है। Ladies are not safe, even the children are small tiny tots, they are not safe. What is happening in the schools? और सब चीजें मतलब दबाई जाती है, कुछ ठोस एक्शन नहीं लिया जाता, तो कैसे मतलब how people are going to feel safe? डॉक्टर मल्होत्रा, डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा, ये कहा जाता है कि पडलकर जी जो है, जिसने जितेंद्र आव्हाड जी पे अटैक प्रॉम्प्ट किया था, वो लगातार पवार फैमिली, शरद पवार साहब को इंसल्ट करते रहते हैं, सुप्रिया सुले जी पे आलोचना करते रहते हैं। एक पैटर्न देखने को मिला पिछले कुछ सालों में। हाउ डू यू वांट टू रिएक्ट ऑन दैट? बिकॉज डेफिनेटली, आई मीन हाउ सच अ थिंग इज अलाउड? इतने बार पडलकर ने मतलब ही इज टेकन एवरीबॉडी फॉर ग्रांटेड। I mean, पवार साहब, सुप्रिया ताई, वो लोग शरीफ पॉलिटिशियन है। Therefore, our party doesn't come down to their level to give answers back. At the most we ignore such people or whatever. But isn't it a duty of the chief minister or the higher ups to see that what is there and what are they doing? What is the level the politics is coming to? So they should take action when he is so many times he's badmouth Pawar Sahab, badmouth Supriya Tai, and this action. I mean that is means उनको और दूसरे कोई और है, वो लोग बोलते कि हमारे बाप यहाँ ये बंगले में बैठे हुए ऐसी बातें करते हैं। आपको पता है मतलब कौन है, तो किसकी बात कर रहे हैं? आपका कहना है कि पडलकर जी देवेंद्र फडणवीस जी के राइट हैंड है, ये आपका कहना है कि बहुत करीब है पडलकर जी जो है, गोपीचंद पडलकर जी। तो ये सब दिखता है ना कि उनके ऊपर मतलब इवन द पुलिस इज स्केर्ड ऑफ एवरीबॉडी। सो ये देन देवेंद्र फडणवीस जी शुड कम फॉरवर्ड एंड प्रूव अस रॉन्ग दैट दिस इज नॉट सो, दैट ये महाराष्ट्र ईमानदारी से चलता हुआ, जहाँ पे संविधान की रक्षा की जाती है, ऐसे लोगों को, दूसरे विपक्ष को आप दिलासा दिलाइए, विश्वास दिलाइए। यू मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल। आई मीन हाउ ये पॉलिटिक्स का स्तर इतना नीचे कैसा हो रहा है? दिस इज व्हाट। डॉक्टर मलिक, आपको जवाब देना चाहोगे? बिकॉज पडलकर जी फडणवीस साहब के करीबी माना जाता है, एकदम करीबी, इसलिए कोई आशा, एक्शन का आशा नहीं है किसी को, ये इनका कहना है डॉक्टर मल्होत्रा जी का। डॉक्टर मलिक जी बिल्कुल नहीं, देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और नेशन नाउ टेलीविजन बड़ा टेलीविजन है, देश की जनता देख रही, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। तो जिस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उल जलूल आरोप इनके द्वारा लगाए जाते हैं, तो जनता देख रही है, जनता स्वयं तय करती है। और उसके साथ साथ जहां तक पर्टिकुलरली महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की अगर ये बात करना चाहे,
महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे अगर विस्तृत चर्चा कर ली जाए तो महाराष्ट्र प्रदेश में एनसीपी शरद पवार का वोट बैंक नहीं रहा है, इसीलिए इस प्रकार के आरोप लगाएंगे, उलझुल बातें करेंगे, बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करेंगे, फडणवीस जी की सरकार की आलोचना करेंगे, विपक्ष में है, ये हमारी एक तरीके से बड़ाई तो नहीं करेंगे, आलोचना ही करेंगे विपक्ष में होने के नाते। तो निश्चित रूप से आलोचना करें, लेकिन मेरा निवेदन है सकारात्मक आलोचना इन्हें करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से विषय है महाराष्ट्र प्रदेश की राजनीति का, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये जातिवादी, परिवारवादी और भ्रष्टाचारी लोग हैं। अब मैं एक एक करके इस चीज को डिफरेंशिएट भी कर देता हूं और उसके साथ साथ स्पष्टीकरण भी दे देता हूं। देखिए, जहां तक अगर बात करी जाए जातिवाद की, ये कास्टिज्म के आधार पर चलते हैं, क्षेत्रवाद के आधार पर चलते हैं, वो सबको मालूम है। और महाराष्ट्र में तो अभी देख रहे हो बहुत कुछ मिल रहा है। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए भाषावाद की, तो भाषा के नाम पर बांटने का कौन काम करते हैं, किसके अलाइड है, किसके दोस्त है, किसके साथी हैं, किनके क्या बयान आते हैं, वो भी सबको मालूम है, कौन किसके अलायंस में है। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए जिस प्रकार से विषय है करप्शन की, तो करप्ट लोग कौन कितने हैं वो सबको मालूम है। अब उसके साथ साथ बात आती है परिवारवाद की, परिवारवादी राजनीतिक दलों की। आप जम्मू कश्मीर से शुरू कर लीजिए, देश के उत्तर भारत के सर्वप्रथम सबसे पहले राज्य से शुरू कर लीजिए। जम्मू कश्मीर में पीडीपी की बात करी जाए, महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, एक तरीके से महबूबा मुफ्ती जी के स्वर्गीय पिताजी। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस की, फारूक अब्दुल्ला साहब हो, उमर अब्दुल्ला हो। बिहार में अगर बिहार के इलेक्शंस की बात कर ली जाए विस्तृत तरीके से, बिहार में आरजेडी की आप बात कर लीजिए, लालू यादव, लालू परिवार, तेजस्वी यादव, अब तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, वही एक ही परिवार सब कुछ तय करता। बात कर लीजिए आम आदमी पार्टी की, एक व्यक्ति के आधार पर वो पूरी पॉलिटिकल पार्टी चलती है, व्यक्ति आधारित पार्टी है, अरविंद केजरीवाल बेस्ड पार्टी है। साथ साथ बात कर ली जाए तृणमूल कांग्रेस की, टीएमसी, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, दो लोगों की पूर्ण रूप से वो पॉलिटिकल पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है। अब साथ साथ बात अगर विस्तृत तरीके से इसमें कर ली जाए तो शिवसेना यूबीटी की बात कर लीजिए, जिस प्रकार से विषय है उद्धव बाला साहब ठाकरे का, आदित्य ठाकरे जी का, एक परिवार का एक राजनीतिक दल, वो सबको मालूम है। और ये ऐसे राजनीतिक दल है जिसमें शीर्ष नेतृत्व परिवर्तित होगा, ये कतई संभव नहीं है। शीर्ष नेतृत्व एक ही परिवार से आएगा, शीर्ष नेतृत्व डायनेस्टी पॉलिटिक्स के आधार पर आएगा, वो परिवारवाद के आधार पर आएगा। अगर बात कर ली जाए एओ ह्यूम की पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये डिवाइड एंड रूल के आधार पर चलते हैं, 60 साल देश पे शासन कर चुके, 10 जनपद के आधार पे कांग्रेस चलती है, एक परिवार के आधार पे कांग्रेस पार्टी चलती है, सबको स्पष्ट रूप से मालूम। डॉक्टर मलिक, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी एक परिवार के आधार पे, सैफई परिवार के आधार पे, यादव परिवार के आधार पे, मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी और एक परिवार, धर्मेंद्र यादव हो, शिवपाल यादव जी हो, तमाम सारे लोग एक ही परिवार के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, वो सबको स्पष्ट रूप से मालूम है। ये जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार से जनता उब चुकी है। आसिफ फारूकी साहब से पूछ लेता हूं, डॉक्टर 2014 में भी दी, 2019 में भी दी, 2024 में भी दी और भविष्य में भी देती रहेगी। डॉक्टर आसिफ फारूकी साहब, आप डॉक्टर सुनैना मल्होत्रा जी का सुन लिया, डॉक्टर मलिक जी का सुन लिया। मलिक जी ने जिस प्रकार से परिवारवाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, तुष्टीकरण आप सुन लिए, क्या डू यू बिलीव दैट इस प्रकार से है, एटलीस्ट महाराष्ट्र में जिस प्रकार से चल रहा है इसी चल रहा है? फारूकी साहब, आपका आवाज योर वॉइस इज नॉट कमिंग। अनलॉक अभी आई सर? यस वी कैन हियर यू। हाँ, ये लोग सिर्फ पब्लिक का जहन इन सब बेकार की बातों में भटकाना चाहते हैं। ये लोग कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। देश की स्थिति कहाँ जा रही है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो रही है, पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, महंगाई किस तरफ जा रही है, औरतों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, ये सब कुछ नहीं। स्मार्ट सिटी इतने बनाने की बात कही थी इन्होंने, बाहर से पैसे लाने की बात की थी, ये सब कुछ नहीं बात करेंगे। जब आएंगे राहुल जी, अरे आप लोगों को सपने में आता है क्या राहुल जी और अखिलेश जी और ठाकरे साहब? और आप जोड़ने और तोड़ने की बात करते हैं। कितने लोगों को आपने तोड़ के ये सब काम किया? ये काम है क्या आपको? अगर इतने ही अपने ऊपर भरोसा है तो क्यों नहीं जीत के अकेले आ जाते आप लोग सबकी पार्टियों को तोड़ते हैं, लोगों के वहाँ ईडी पीडी भेजते रहते हैं। ये सब आप लोग का तरीका है क्या? ये इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से आप लोग मारपीट करते हैं और जो आपके साथ में आ जाए वो सफेद धुला हुआ हो जाता है और जो बाहर रहे वो चोर रहता है। तो ये सब आप लोग मत बोलिए कि ये जातवाद और उसके ऊपर, हर एक के ऊपर तो आप लोग अत्याचार करते हैं।
क्यों नहीं आपने कंट्रोल कर लिया कहीं पे? एक ममता है आप लोगों का दिमाग सही किए हुए है, वो आपको आपकी लैंग्वेज में जवाब देती है, वहां पे भी आपने बहुत कोशिश और अधीर रंजन चौधरी ने आपका दिमाग ठीक कर रखा है बंगाल हर में। तरीके से आपने अधीर कोशिश करके रंजन, देख लिया। अधीर दादा ने आपका दिमाग ठीक कर रखा है बंगाल में। हम लोग शुरफा की तरह बात करते, फिर आप बीच में बोले, वही फिर से अभी बक शुरू कर दिया आपने। बंद कीजिए अपने मुंह को। आप बोले फारूकी साहब बोले, डॉक्टर मलिक जी हमको बोलने दो। जब सुनाते हैं तो सुनने की भी ताकत रखिए। आप सारी पार्टियों को जोड़ के लेके चले गए, इनका क्या कोई रिश्ता भाई और दोस्त अहबाब नहीं आ सकता है क्या पार्टी के अंदर? आप ये सब बेकार की फालतू बातें क्यों नहीं, आप डेवलपमेंट की बात कीजिए ना। आपके इतने खड्डे हो गए रोड सड़कों के ऊपर, क्यों नहीं उसके ऊपर बात करते हैं आप? ये देश का पैसा लगा हुआ है, आपके अपने जेब का पैसा लगा हुआ है। सबसे बड़ा स्कैम तो आप लोगों ने किया। जिस तरीके से आप लोगों ने गर्दन दबा के, नाक दबा के पैसा वसूला है, कई हजार करोड़ रुपया, आप भूल गए क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर किया तब आपने खोला, वरना ये कानून जो है कि ओपन कानून कांग्रेस लेके आई थी कि भाई आरटीआई के तहत हर चीज खोल के रखो। आपकी हिम्मत थी क्या? आपने आरटीआई को कट करते 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 आप इतना उसको थिन करते चले जा रहे हैं कि कांग्रेस ने तो उसको हर चीज खोल के रख दी थी कि पब्लिक डोमेन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पब्लिक अगर लेटर लिखे तो उसको मिलना चाहिए। आप लोगों ने उसको कितना कट कर दिया है, अभी पब्लिक को पता नहीं है, वरना आप लोगों का फेस बोलने के जैसा नहीं रहेगा। आप जब आते हैं, अखिलेश किसका बेटा है, राहुल किसके खानदान से है, ये सब बोल के क्या फायदा है सर आपको? अगर मुफ्ती महबूबा मुफ्ती इतनी खराब लगती थी, क्यों आप लोगों ने उसके साथ में अलायंस किया? ठाकरे फैमिली इतनी खराब लगती थी, क्यों आप लोगों ने अलायंस किया था? आप मुद्दे की बात कीजिए सर। ये लोग मुद्दे की बात नहीं करेंगे, यही सब नैरेटिव लेके आएंगे और पब्लिक को बहका के बात काम करने की कोशिश करेंगे। मेहरबानी करके ये सब बंद कीजिए। और सबसे हारने लगेंगे तो बोले सन 75 में क्या हो गया था, सन 47 में क्या हो गया था। अरे सर, देश ने हमेशा तरक्की की है। 15 साल का 11 साल का अपना रिकॉर्ड देख लीजिए और उससे कंपेयर करके देख लीजिए तो आपको शर्म आएगी। इस वक्त जो है, इस वक्त टेक्नोलॉजी के दौर में भी आप लोग पीछे हैं। खाली आप लोग, और आप लोग तो झूठा डेटा भी देते हैं पब्लिक को। आपको पता है जिस तरीके से अमेरिका ने आप प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती की है, सर हमको बेइज्जती लगती है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं लगती होगी। हमारा प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के आगे हमारे लिए बहुत ही दिल के साथ मोहब्बत है उसके साथ। हम एक है देश के, दूसरे देश के आगे। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने हमारे देशवासियों को बेड़ियां पहना के भेजा है, सर ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। और आंख से आंख डाल के इससे पहले प्राइम मिनिस्टरों ने बात की है। क्यों नहीं ये स्टेटमेंट आता है प्राइम मिनिस्टर का? हम तो थक चुके हैं इस बात को बार बार बोल के। आप जाके बोलिए, जब होएगा। आप भाईचारा, एक पार्टी है को कितनी जाने दी है, कितनी कुर्बानियां की हैं। आप एक बता दीजिए ना, बीजेपी के अंदर कौन सा लीडर के अपनी जान दिए हुए हैं? आप तो सीधा उठ के आप आज की तारीख में एक दूसरे के ऊपर मारने पीटने की बात करते हैं। आप कायदे कानून में तो विश्वास ही नहीं करते हैं सर। आपका तो अपना कायदा कानून बना हुआ होता है। अभी तो बोल रही थी मैडम, आपने उसका जवाब दीजिए ना कि किस तरीके से आपने ये मारपीट की है। ये तरीका है क्या इंसानियत का? जिस तरीके से आप कर रहे हैं, जिस तरीके से औरतों के ऊपर अत्याचार होता है, उसके लिए आपने क्या बताइए आप। चलिए आप बोलिए कि किस तरीके का आप बोलिए डॉक्टर अविरल मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी, बोलिए। आपने डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा जी का सुन लिया, आपने आसिफ फारूकी साहब को सुन लिया। बोलिए डॉक्टर मलिक जी। नहीं, देखिए मेरे सवाल थे जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद से संबंधित, कोई उस पर जवाब नहीं आया। लेकिन जो इनके सवाल है मैं उस पर जवाब देता हूं। और इनका जो कांग्रेस पार्टी का जो 60 साल का टेन्योर रहा, उसका जो अतीत है, उस पर विस्तृत इनके साथ चर्चा करना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है, ये चर्चा करना चाहते हैं। और जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी शौचालय नहीं बनवा सकी, पक्के मकान नहीं दे सकी, कोई योजना जन कल्याणकारी नहीं चला सकी, करप्शन का एक तरीके से करप्शन करती रही, इमरजेंसी को लगाने का काम किया, तमाम सारे घोटाले किए। नेशनल हेराल्ड के विषय पर इन्हें बोलना चाहिए, चारा घोटाले के विषय पर इन्हें बोलना चाहिए, और गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड के स्कैम पर बोलना चाहिए। तमाम सारे घोटाले देश में हुए, बोफोर्स घोटाले पर इन्हें बोलना चाहिए। तमाम सारे स्कैम्स कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए, कांग्रेस पार्टी के सत्ता में रहते हुए स्कैम्स हुए, उस विषय पर कोई उत्तर नहीं देना चाहता। मैं सोचता हूं ये बहुत ही दुखद है और जनता देख रही है। और जनता इसी के आधार पर तय करती है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण कौन कर रहा है।
जातिवाद मुक्त भारत का निर्माण कौन कर रहा है, परिवारवाद को राजनीति से समाप्त कौन कर रहा है, युवाओं को राजनीति में लाने का काम, युवाओं की हिस्सेदारी, युवाओं की भागीदारी हर स्थान पे सुनिश्चित करने का कार्य कौन पार्टी कर रही है। उसके साथ साथ जहां तक विषय है, अगर ये चर्चा करना चाहे विश्वगुरु भारत की, विश्वगुरु भारत का निर्माण भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के नेतृत्व में किस प्रकार से हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुई, उसके साथ साथ अगर बात आप कर ले, चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का स्पष्ट रूप से काम किया, डंके की चोट पर किया। आतंकवाद मुक्त भारत का निर्माण हो और किसी जिहादी को, किसी आतंकवादी को, किसी नक्सलवादी को, किसी उग्रवादी को, किसी खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एंटी नेशन व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। ये बिल्कुल हमारी सरकार में स्पष्ट है। और किसी टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य को नहीं बख्शा जाएगा। और साथ साथ अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान की, पाकिस्तान में घुस के मारने का हमने कार्य किया, हमारी सेना ने कार्य किया, अभूतपूर्व है, अद्भुत है, हमें गर्व करना चाहिए भारतीय सरकार पे, भारतीय सेना पे। और उसके साथ साथ जहां तक विषय ऑपरेशन सिंदूर का, ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार से इस्लामाबाद तक घुस के मारने का काम किया और पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को घुटनों पे ला देने का काम भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में सेना के द्वारा अद्भुत तरीके से किया गया। सबने स्पष्ट रूप से डॉक्टर मलिक, डॉक्टर राम गोपाल यादव जी का क्या बयान आया था, वो भी सबने देखा किस प्रकार की इनकी विचारधारा। जी डॉक्टर मलिक, डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा जी और आसिफ फारूकी साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर करप्शन के बारे में कहा कि रोड्स बहते गए, ब्रिजेस वाइप्ड आउट, फ्लाईओवर्स के ऊपर रोड गायब। इनफैक्ट वाराणसी में प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेन रोड के बीचों बीच इतना बड़ा एक उनको निकनेम दिया कि भैंसों का तबेला। तो किस प्रकार से आप देखते हो इंफ्रास्ट्रक्चर करप्शन के जो एलिगेशंस है, इट्स अ बिग इश्यू ऑल इंडिया। इनफैक्ट राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी के परियोजना है गड्ढे परियोजना पूरे देश में। जी नहीं, देखिए अगर बात कर ली जाए पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश की, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र 403 है, 403 विधानसभाएं हैं, 75 जनपद हैं, जनपद अर्थात 75 डिस्ट्रिक्ट्स है और 80 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अगर इतने बड़े प्रदेश की बात कर जाए और आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, मैं बिहार पर भी आ रहा हूं, और उत्तर प्रदेश में किसी पर्टिकुलर स्थान पे भी अगर कोई घटना घटित होती है, किसी प्रकार की घटना घटित होती है, संबंधित ठेकेदार पे भी कार्रवाई की जाती है और उसके साथ साथ जो भी दोषी अधिकारी हैं ग्राउंड लेवल तक क्रिस्टल क्लियर जांच के आधार पर, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर कठोरतम कार्रवाई हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार डंके की चोट पर करती रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। किसी अपराधी को किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार से करप्शन को नहीं होने दिया जाएगा। इस चीज को लेकर हम बिल्कुल स्पष्ट है। उसके साथ साथ बात आती है बिहार प्रदेश की। बिहार में भी अगर कोई घटना घटित होती है किसी प्रकार से तो कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार में होती है। अब बात होनी चाहिए मंशा पे। मंशा किसकी क्या रही? लालू राज में लालू यादव जी के शासनकाल के दौरान माफियाओं को, गुंडों को, अपराधियों को प्रोटेक्ट करने, न केवल प्रोटेक्ट करने बल्कि विधानसभा टिकट, लोकसभा टिकट देने और लोकसभा विधानसभा में पहुंचाने का कार्य किया जाता था, वो सबने देखा। लेकिन हमारी मंशा क्या है अगर डिफरेंशिएट कर लिया जाए, हमारी मंशा है कि कठोरतम कार्रवाई अपराधियों को होनी चाहिए और होती है। अगर कोई अपराधी बच निकलता है तो उस पर भी जांच के आधार पर कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार में होती है। किसी अपराधी को नहीं बचने दिया जाएगा, ढूंढ ढूंढ के निकाल के लाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की भी अगर बात कर ली जाए, सपा की सरकार थी वर्ष 2012 से 2017 के मध्य में, 2012 से 2017 के बीच में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा था। उसके साथ साथ किस तरीके से एनसीआरबी के डाटा की अगर बात कर ली जाए, एनसीआरबी का डाटा खुद ये कहता है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे था एनसीआरबी की रैंकिंग में। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े और उसके साथ साथ जहां तक विषय बलात्कार का, जहां तक विषय है एक तरीके से लूट का, जहां तक किडनैपिंग का विषय है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे था। ये आंकड़े कहते हैं अखिलेश जी के शासनकाल के दौरान। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करती है। डॉक्टर अतीक अहमद की, मुख्तार अंसारी की, गायत्री प्रजापति की, ये डॉक्टर मलिक, दलित, अल्पसंख्यक, डॉक्टर मलिक सपा वाले करेंगे। अब भैया बताओ अतीक अहमद ने क्या किया पिछड़ों के लिए, मुख्तार अंसारी ने क्या किया दलितों के लिए, क्या किया गायत्री प्रसाद प्रजापति जो अल्पसंख्यकों के लिए, बताइए ना। ये बताएंगे, उनको गोली मार देंगे, आप उनको गोली मार देंगे, आपका कानून रहेगा, जंगल कानून रहेगा, आपके आंख के सामने आप मार देंगे किसी क्रिमिनल को भी। हम इसके आधार पे चलते हैं, इसके आधार पे नहीं, आप इस तरीके से मारेंगे। चलिए आज इसी पे डिबेट कीजिए,
आप मुख्तार अंसारी पे कर लीजिए, अतीक अहमद पे हम कर इसके लीजिए। आधार पे चलते मैं हैं। बोलता हूँ क्रिमिनल थे वो, लेकिन क्या आप उस तरीके से डील करेंगे जिस तरीके से आपने किया है? आप बोल दीजिए कि हाँ वैसे ही करेंगे। देश का कानून नहीं, आप नहीं हमने मानेंगे। किसी तरीके से डील नहीं किया। नहीं, हमने आपने गोली किसी तरीके चलवाई, से डील नहीं किया। हमारी जो नाच के जिम्मेदारी नीचे है वो लोगों ने मार के चले गिरफ्तार गए। करना, आपको अरेस्ट करना, समझ में कोर्ट नहीं के आ रहा सामने पेश करना, क्या प्रशासन ने कानूनी किया? कार्रवाई करना। हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, पुलिस के कानून बीच में में विश्वास हम हथकड़ी रखते लगा हैं, के आपने गोली लॉ एंड चलवा ऑर्डर दी। को मेंटेन करते हैं। क्या हम लॉ एंड ऑर्डर में बिलीव करते हैं। कानून में बिलीव ही नहीं करते हैं। आपको कायदे कानून का तरीका नहीं मालूम है, इसका मतलब है आप इस तरीके से गोली चलवा देंगे, चाहे वो क्रिमिनल भाई साहब, हम संविधान के आधार पर चलते हैं। संविधान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। संविधान के आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार डंडे की चोट पे चलती रही है और चलती रहेगी। आप संविधान में बिलीव नहीं करते हैं, इस सब चीजों को हरकतों से आपसे भाई साहब, हम तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं। आपकी पार्टी के नेता सहारनपुर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी है, इमरान मसूद जी की मैं बात कर रहा हूँ। इमरान मसूद जी ने किस प्रकार का बयान दिया था? मोदी जी के लिए बोटी बोटी का बयान दिया था, बोटी बोटी का देने की बात कही थी। डॉक्टर सुनैना मल्होत्रा जी, डॉक्टर अविरल आसिफ फारूकी साहब, डॉक्टर सुनैना मल्होत्रा, ये बहुत बड़ा क्रूशियल टॉपिक है, शराब की दुकानें। डॉक्टर मलिक, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के डॉक्टर मलिक द्वारा किया गया सब। डॉक्टर मलिक, लेट डॉक्टर सुनैना मल्होत्रा जी, डॉक्टर सुनैना मल्होत्रा जी ने महिला, I just want to say one thing. Yes, Okay, yes. Our party supported Operation Sindoor, may not be the name, but our party supported Operation Sindoor in the sense even Supriyata, Sharad Pawar ji, they supported that. Okay, you strike and all that, but that doesn't answer the questions. Answer the questions of what about the infiltration which is happening? What about the intelligence failure? Who were the people who really actually, killed so many innocent people? So these are the questions which are unanswered still now. So why? I mean, if you have your intelligence is so great, if everything is so good, why don't you find out all these things? What about the infiltration which is happening, which is China is getting inside? So these are all the things. What about security? India's security, which is a very important thing. You have to talk about that also. you want to answer it short, डॉक्टर मलिक, शॉर्ट में आंसर करो तो मैं वापस आएगा। मजाक करते हैं आप लोग सिंदूर के बाद लेके, आपने खाली नाम देते हैं ये लोग बड़े। देखिए, इन्होंने बात की चाइना की, इन्होंने बात की पाकिस्तान की बात कर लेनी चाहिए। जो देश 2004 से 2009 यूपीए बन रहा था, 2009 से 2014 फारूकी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, फारूकी साहब, और 26/11 हमला हुआ, और कितनी बार घर में घुस के पाकिस्तान में मारा? जवाब दे। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, निवेदन के साथ सवाल पूछ रहा हूँ, बड़े निवेदन के साथ, बड़े प्लीजिंग वे में, रिक्वेस्टिंग वे में सवाल इनसे पूछ रहा हूँ। ये बताएं, 26/11 का हमला हुआ और 2004 से 2014 किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। यूपीए 1 और यूपीए 2 थी। 2009 से 2014 यूपीए 2 थी, 2004 से 2009 यूपीए 1 रही। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में किस तरीके से रिमोट कंट्रोल सरकार चली, एक अलग विषय, बाद में बात करेंगे। लेकिन घर में कितनी बार घुस के मारा पाकिस्तान में, बात इस पे करने चाहिए, जवाब देना चाहिए। कितनी बार कितनी बार अंदर नाम था सर, मनमोहन सिंह उसका नाम है, अगर आपको नहीं मालूम हो तो। हर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने उसकी तारीफ की है, तो आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। आप बिला वजह की बात करेंगे, हमारे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं, हम फालतू में बातें नहीं करेंगे। मैं डॉक्टर सुनैना मल्होत्रा के पास, डॉक्टर मल्होत्रा, सुप्रिया सुले जी, डॉक्टर सुप्रिया सुले जी ने एक कैंपेन चलाया, आप भी वुमन एम्पावरमेंट, वुमन एमेंसिपेशन के लिए सुना है, डॉक्टर मल्होत्रा ने बहुत काम किया है। डॉक्टर सुप्रिया सुले जी एक कैंपेन चला रहा है, शराब के दुकानें जिस प्रकार से बढ़ गया, इनफैक्ट और भी लाइसेंसेस दिए। बोलिए डॉक्टर मल्होत्रा। See, this is absolutely, I mean, it is absolutely uncalled for. I mean, how come in a place in Maharashtra where there is already things are very problematic, how can you increase the sharab ki dukane, and sharab ki dukane where these are increased, where ग्रामीण भाग में सेमी अर्बन जगह पे, वहां पे तो वो स्कूल के बाजू में, हॉस्पिटल्स के बाजू में, रहिवासी बस्ती के बाजू में, वहां पे ये शराब की दुकानें, और इसके शराब का कितना सारा मतलब गलत इफेक्ट होता है। एवरीबडी, सामाजिक इफेक्ट है, हेल्थ वाइज इफेक्ट है। हेल्थ वाइज, आई एम अ डॉक्टर, आई नो द पीपल हाउ दे गेट एडिक्टेड एंड देन दे स्पॉइल देयर लिवर एंड देन सो मेनी पीपल डाई ऑफ सिरोसिस. I mean, there is you can't really know the figures. I mean, there are absolutely so many people dying of cirrhosis. It's a very sad thing, you know. So, and इसी चीज को आप बढ़ावा दे रहे हो.
अरे व्हाट अबाउट, आप विमेन सेफ्टी के बारे में इतनी सारी बात कर रहे हो और शराब की दुकानें खोल के आपको क्या लगता है कि विमेन आर गोइंग टू बी मोर सेफ? आई मीन नॉट ओनली आउटसाइड बट घर में भी क्या स्थिति होती है? एक तो विमेन मेंबर कोई अर्न कर रही होंगी, उसके पैसे लिए जाते हैं, गलत तरीके के लिए यूज किए जाते हैं. What about the domestic violence? We have seen wherever the alcohol enters a household, there is a rise in the domestic violence. As it is, domestic violence is prevalent. People talk in a hushed voice. But what about with the alcohol intake and all, people lose their senses, and this is a very very scary thing to happen. And many people in the upper middle class and the upper class, they don't even say things openly. They're scared because of the status, their status and all. How can we talk about all these things? But these are the facts. And what about when शराब पी के लोग जो घूमेंगे रात को या शाम को, how are the ladies going to be safe outside? There'll be what about the rash driving which is going to take place? What about as it is, there are so many accidents. Now you see that the number of vehicular accidents have increased. So we have known that so many cases are there that rash driving, people have just, innocent people are sleeping and the cars are going over them. So many incidences we have seen, the case in Pune, everywhere. And ये चीजों को आप बढ़ावा देते हैं just because आपको कुछ एक्साइज की ड्यूटी मिलनी, मतलब आपकी अर्निंग होनी है, तो ये फॉर्म में करें. सेंटर तो बोलता है कि हम लोग नशीली चीजों के अगेंस्ट ये कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी है कि नशीली चीजों के अगेंस्ट, और फिर स्टेट जो है वो इसी चीजों को बढ़ावा देता है. इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट सोचना नहीं चाहिए. आई थिंक ये मुद्दे पे तो सब लोग को एक साथ में आना चाहिए. द लेडीज को आना चाहिए, आम जनता को आना चाहिए. बिहार में शराबबंदी हो रही है हमारी सरकार में. मैं डॉक्टर मलिक, मैं आपके पास आ रहा हूं. दोनों आसिफ फारूकी साहब से भी रिएक्शन ले लेते हैं. डॉक्टर सुनैना मल्होत्रा, यू वांट टू, जो स्कूल्स बंद हो रहे हैं, पब्लिक स्कूल्स, उसमें कुछ द पब्लिक स्कूल्स बंद हो रहे हैं. दिस इज सच आई मीन शेमफुल थिंग. हाउ कैन यू गदा अप एजुकेशन के ऊपर, जहां पे अपना भारत का भविष्य आगे घटने वाला है. एक अच्छी क्या बोलते हैं, अच्छे लोग हम लोग मतलब उनको बढ़ाएंगे, उनको अच्छी सीख देंगे. ऐसी आप जगहों के ऊपर आप पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे, आप उसको बंद कर रहे हैं. वो कुछ बोल रहे हैं कि नहीं, आप उनको दूसरे की चीज इनकॉर्पोरेट करेंगे, लंबे उनको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेंगे. अरे बच्चे हैं, बच्चे क्या ट्रांसपोर्ट में ही पूरा दिन गवाएंगे क्या? ये अब सोचनी चाहिए बातें. एक तो स्कूल्स की अवस्था भी कैसी है, कई स्कूलों में मतलब इतना मतलब ऐसे लगता है कि कभी वो स्कूल गिरेगी. खाने का क्या मतलब, उसका लेवल क्या है, उसमें कुछ क्या क्या चीजें मतलब मिलाई जाती है, क्या क्या चीजें पता, यू गेट सो मेनी थिंग्स. प्लस द चिल्ड्रन आर नॉट सेफ, देयर इज नो चिल्ड्रन सेफ्टी. किसी भी बस में भेजा जाता है, कुछ भी प्लस प्रॉपर टीचर्स आर नॉट अवेलेबल. तो ये सब इतना मतलब हाउ कैन यू 5600 ग्रामीण भागों में, ट्राइबल एरियाज में आप एजुकेशन को पीछे ले रहे हैं. ये कैसे, मतलब आप कैसे फिर आप बोलेंगे कि महाराष्ट्र का विस्तार होगा, महाराष्ट्र बढ़ेगा, आगे कैसे बढ़ेगा? आपको आपकी प्रायोरिटीज जो है वो सही सोचना चाहिए कि प्रायोरिटी क्या है आपकी. एक्चुअली हेल्थ निग्लेक्ट है, उसमें आप दारू ला रहे हैं. एजुकेशन निग्लेक्टेड है, उसमें आप स्कूल्स बंद कर रहे हैं. ये कैसे पॉलिसीज है? आसिफ फारूकी साहब, डॉक्टर मलिक, मैं आपके पास, दोनों के बाद आपके पास आता हूं. बोलिए फारूकी साहब. हिस्ट्री में हम पढ़ते थे सर कि क्वीन विक्टोरिया ने एक टाइम पे कहा था कि रोटी नहीं तो केक खाओ. यस. तो अब ये दौर, ये लोग जो है ना, सूट बूट की सरकार है, अमीरों के लिए काम करते हैं लोग. ये शराब के लाइसेंस से किसको फायदा हो रहा है? जो अमीर लोग हैं. आम जनता बेचारी उसी में जाके डूबेगी, मरेगी. जैसे मैडम ने अभी कहा कि घर बर्बाद होंगे, इनको काहे की फिक्र है, बच्चे फिर बर्बाद होंगे. तो इसी तरीके से पानी का तो इंतज़ाम नहीं कर पाए, और ये जो है अब ये शराब का इंतज़ाम कर रहे हैं. ये लोग को थोड़ा सोचना चाहिए. और मैडम ने जैसे कहा, इस मुद्दे के ऊपर पार्टी के से ऊपर उठ के बात करना चाहिए, विदाउट कास्ट क्रीड. पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, सब ये सब छोड़ के कि भाई इंसानियत के लिए आगे आओ. ये सब जो गलत चीज़ें हैं, जिससे एक गलत नैरेटिव पैदा होता है, गलत काम होते हैं, फैमिलीज बर्बाद होती हैं, औरतों के ऊपर अत्याचार होता है, बच्चों की ज़िंदगी नष्ट होती है. तो उससे बढ़ के हम लोगों को ये सब चीज़ों को
कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कंट्रोल कीजिए। लेकिन इस सरकार को सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, रेवेन्यू आप बढ़ाने का यही तरीका नहीं है सर। दूसरे काम धाम कीजिए, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपने कहा 2 करोड़ की नौकरी कर रहे थे, मेरे को बताइए ना आप कितने करोड़ की नौकरी दिए हुए हैं। आप जब 40 रुपये में पेट्रोल मिलता था तो आप सड़कों पे उतर के चले आते थे। आज पेट्रोल का भाव बताइए कितना रुपया है। क्यों नहीं आप लोग इस सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं? आप पूरे देश से बाहर गया हुआ पैसा लेके आने वाले थे, कितना आपसे बाहर गया हुआ देश का पैसा लेके आए, किसको उठा के लेके आए? 15 लाख रुपए हर खाते में डाल रहे थे। ऐसा खाता आपने खुलवाया बैंक का, लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब लाडकी बहन और ये जब इलेक्शन आता है तो 1000-2000 रुपये करके आप बोलते हैं देखो अब सबको आ जाएगा, आप डाल भी देते हैं। उसकी वजह से आपका खजाना खाली हो गया है, आपको पता है ये सब। आप इलेक्शन जीतने का काम करते हैं, बेचारे उन लोग को पढ़ाने के बजाय, समझदार बनाने के बजाय आप उनको नशे की गोली दे के आप चाहते हैं कि भाई बीजेपी उसको वोट दे दो और आप सत्ता के अंदर आ जाए। मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। ये वक्त तो कट जाएगा लेकिन आगे आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किल होगा, जो कि आपके और आपके बच्चों के लिए भी मुश्किल हो सकता है सर। चाहे आप बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे एनसीपी के हो, चाहे समाजवादी के हो। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, हाथ जोड़ के आपसे विनती करूंगा सर, डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। ये सब बेकार की बातों के ऊपर मत करिए। इससे थोड़ी देर के लिए फ़ायदा तो आपको पहुंच सकता है लेकिन लॉन्ग रन में देश के पूरे देश को और देश की जनता को नुकसान होगा। बिफोर आई गो टू डॉक्टर मलिक, मैं आपसे पूछना था तो फारूकी साहब, विदेटी बार जो आपके कांग्रेस के यहाँ ऑपोजिशन लीडर है, हाईकमांड ने उनको नोटिस दिया है कि आप जन सुरक्षा बिल में हंगामा क्यों नहीं किया, असेंबली में आपने किसी ने विरोध नहीं किया, तो किस प्रकार से आप देखते हो हाईकमांड इज कंसर्न्ड कि आपके लोकल एमएलएस और लोकल पार्टी यहाँ पर इनिशिएट नहीं कर रहे कोई डायलॉग्स? सर इस पॉइंट से तो आपको नहीं लगता है कि कितनी जिंदा पार्टी है ये, कि कोई चीज़ से घबराती नहीं है? अगर चाहे अपने ऊपर भी इनको उंगली उठाना है तो उससे सवाल जवाब करती है, क्योंकि ये देश और देशवासियों के हित में काम करना चाहती है। ये पर्सनल अपने लिए काम नहीं करना चाहती है। मुझको तो खुशी हुई कि वो मैं स्पष्टीकरण दे देता हूँ एंड बैलेंस 2 मिनट को बोलने तो फिर आपके पास ये इंसान है, गलती हो सकती है, कुछ गलती का वो चेक कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है बताइए क्या? बोलिए डॉक्टर मलिक, आप जन सुरक्षा पे बोलेंगे। मुझे एक चीज है कि यूपी और महाराष्ट्र में दोनों जगह शराब के दुकानें और लाइसेंसेस उनमें बढ़ोतरी हो गया और पब्लिक स्कूल्स डीमर्जर के कम हो गए सर, बहुत बढ़ोतरी, और डीमर्जर में स्कूल्स क्लोज डाउन हुए। बोलिए अबरियल मलिक जी। बिल्कुल नहीं, देखिए अगर इस पे विस्तृत तरीके से देखा जाए और उसके साथ साथ उदाहरणों के साथ बात कर ली जाए, एनडीए की सरकार है बिहार में शराबबंदी अगर हो रही है तो हमारी सरकार में हो रही है। ये कांग्रेस वाले बता दें कितने राज्यों में जहां इनकी सरकारें हैं वहां किस तरीके से ये शराबबंदी कर रहे हैं, इन्हें बता देना चाहिए। साथ साथ दूसरी बात, जिस प्रकार से एनसीपी शरद पवार की स्पोक्स पर्सन यहाँ मौजूद हैं, उनके द्वारा भी आरोप लगाए जा रहे थे और प्रायोरिटीज भी बात की जा रही थी, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी प्रायोरिटीज की बात कर रहे थे। हमारी प्रायोरिटी है कि अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हम दें, ये स्टेट इशू होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और अच्छा लॉ एंड ऑर्डर देने का काम जनता को, नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशों की सरकार कर रही है, डंके की चोट पे कर रही है और भविष्य में भी करती रहेंगी। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब उसके साथ साथ अगला पॉइंट आता है, जिस तरीके से प्रायोरिटी की बात कर रहे थे, हमारी प्रायोरिटी है गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संत, सबके हित में कार्य करना। लेकिन इनकी प्रायोरिटी क्या है? एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास, एक वर्ग के लिए जीना, एक वर्ग के लिए मरना, एक वर्ग के हित में कार्य करना, एक वर्ग के लिए राजकोष खोलना, एक वर्ग के लिए फैसले लेना, एक वर्ग के लिए सरकार बनाना, एक वर्ग के लिए संगठन बनाना। ये जिस तरीके से एक पक्ष की, एक वर्ग की वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, मुझे कोई संकोच नहीं इस बात को कहने में कि एक वर्ग की, एक मजहब विशेष के आधार पर राजनीति करते हैं और उस वोट बैंक के आधार पर सत्ता में आने के प्रयासरत रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो हर व्यक्ति को एक नागरिक के रूप में देखती है, किसी जाति और किसी मजहब और किसी धर्म के आधार पर नहीं देखती, किसी वोट बैंक के आधार पर भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति को नहीं देखती। हमारी एक ही दृष्टि है, सब लोग भारत के सम्मानित नागरिक हैं, सबको लाभ होना चाहिए। ये सोचते हैं कि मुसलमान का लाभ करेंगे, मुसलमान इनको वोट दें, मुसलमान से सत्ता में। मुसलमान का इन्होंने कोई लाभ नहीं किया। मुसलमान का लाभ अगर किसी ने किया तो मोदी जी के नेतृत्व ने किया। सबसे ज्यादा पक्के मकान मुसलमान को मिले। मुस्लिम समुदाय गरीब था
मुस्लिम समुदाय के अधिकार के लिए इन्होंने कोई फैसले नहीं लिए थे, सबको मालूम है। अच्छी शिक्षा उनके बच्चों को मिले, इसकी हम चिंता करते हैं। 3 तलाक का बिल हम लेकर आए, मुस्लिम्स के प्रोटेक्शन की बात हमने की, नारी सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हमने की, तमाम सारी जन कल्याणकारी योजना हमने चलाई, जीवन ज्योति बीमा योजना हो और उसके साथ साथ मुद्रा योजना हो या फिर सुरक्षा बीमा योजना हो, या अनेकों योजनाएं केंद्र सरकार ने चलाई और उसका लाभ हर व्यक्ति को मिले जो उसके मुताबिक है, जो पीड़ित है या समस्याग्रस्त है या जो उस सूची में आता है, उस कैटेगरी में फॉल करता है जिसे मिलना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि हमने सुनिश्चित किया, इसमें हम कामयाब रहे और उसके साथ साथ गरीबी मुक्त भारत का निर्माण हो, रोजगार युक्त भारत का निर्माण हो, महंगाई मुक्त भारत का निर्माण हो, बेरोजगारी मुक्त भारत का निर्माण हो। निश्चित रूप से हमारी प्रायोरिटी रही है, भविष्य में भी रहेगी और इस पे हम काम करते रहेंगे और जनता हमारे पक्ष में थी और भविष्य में भी रहेगी। 2014, 2019, 2024 तीनों लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में बैठाने का देश के सम्मानित नागरिकों ने, देश की जनता ने किया। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में निरंतर योगी जी अगर जीते 2017, 2022 में अगर योगी जी की सरकार पुनः आई तो काम के आधार पर आई, काम जनता को पसंद है तभी जनता वोट कर रही है। अब कुछ लोग ऐसी कमरों में बैठ के उसके बाद अगर कहें भाजपा की आलोचना करें, अभी बात कर ली जाए आरएसएस की, क्योंकि आरएसएस के ऊपर जिस प्रकार कटाक्ष के द्वारा किए गए थे कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं के द्वारा, आरएसएस हो, बीजेपी हो, हमारे संगठन के कार्यकर्ता हो, हम भी स्वयंसेवक हैं, मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, हम सब स्वयंसेवक गौरवान्वित तो महसूस करते हैं जनता की सेवा में और ये हमारे पे अनर्गल आरोप लगाने का काम करते हैं। कोरोना महामारी आई, संघ के स्वयंसेवक बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर गए जनता की सेवा करने के लिए। देश पे कोई आपदा आई, कोई आपत्ति आई, कोई विपदा आई, किसी प्रकार की कोई घटना घटित हुई, निश्चित रूप से संघ का स्वयंसेवक, भाजपा का कार्यकर्ता सबसे मगर अविरल मलिक जी, डॉक्टर मलिक सर मोहन भागवत जी ने एज लिमिट के बारे में बात किया, एज लिमिट के बारे में सितंबर में क्या कुछ फेर बदल होने वाला है। उसके बाद डॉक्टर मलिक बोलिए, डॉक्टर मलिक बोलिए क्या। देखिए, जहां तक विषय है एज लिमिट का और एज का, जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल स्पष्ट है, जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग अर्थात बुजुर्ग बाई एज नहीं। अब देखिए, जहां तक अर्बन कल्चर की बात है, वेस्टर्न कल्चर की बात है, अब मॉडर्नाइजेशन हुआ, मॉडर्नाइजेशन विद वेस्टर्नाइजेशन हो गया, तो उसके बाद जिस प्रकार से अर्बन युग आ गया, पॉल्यूशन रहा, कांग्रेस की सरकार रही, पॉल्यूशन बढ़ता रहा, तमाम सारी घटनाएं घटित हुई, तब कोरोना महामारी आई, तो जिस प्रकार से हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट्स पड़े और तमाम सारी घटनाएं घटित होने के पश्चात मैं सोचता हूं जिस तरीके से लोगों की जो एज है वो कम होती जा रही है, एवरेज एज कम होती जा रही है। मोदी जी रहेंगे 75 के बाद तक लोग जीवन जी रहे, मुश्किल से जी रहे हैं अर्बन जी। क्या मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री आफ्टर 75 सितंबर में? किस प्रकार से देखते हो? या कुछ जैसे निशिकांत दुबे जी ने कहा मोदी जी पार्टी है, इंडिया इज मोदी एंड मोदी इज इंडिया, विदाउट मोदी 150 सीट में निपटेंगे बीजेपी। जी नहीं, ये देखिए, आपने अगर एक्यूरेट प्रश्न पूछा नहीं था, अगर आपने आप एक्यूरेट प्रश्न पूछा है मोदी जी रहे कि नहीं रहेंगे, मोदी जी थे, मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे, डंके की चोट पे रहेंगे। मोदी जी को जनता पसंद करती है, प्रत्येक कार्यकर्ता पसंद करता है और निश्चित रूप से जनता ने 2014, 2019, 2024 में विजयी बनाने का काम जनता के द्वारा किया गया, जनता की वोट के माध्यम से हुआ। सबने स्पष्ट रूप से देखा हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, यहाँ डेमोक्रेसी के आधार पर सब कुछ होता है और उसी आधार पर डेमोक्रेटिकली होता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जी रहेंगे, यानी मोदी जी रहेंगे, बिल्कुल 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 निश्चित रूप से। डॉक्टर मल्होत्रा जी, आज पूरे इंडिया अलायंस यानी एमवीए के पूरे घटक दल राष्ट्रपति से मिलने गए थे, सॉरी गवर्नर से मिलने गए थे, गवर्नर से। तो जिस प्रकार से आप देखते हो एक से एक वायलेंट इंसिडेंट्स, प्रवीण गायकवाड़ हो गया, कल अवार्ड जी के साथ ये सब, जितेंद्र अवार्ड जी के साथ सब हो गया, उससे पहले संजय गायकवाड़ जो मुख्य मारते वो देखा सबने, शीर्षाट जिस प्रकार से पैसे अपने बैग। क्या आपको लग रहा है कि सरकार कुछ दे विल एक्ट, they will enforce the rule of law, या सिर्फ बातें हो रहा है? How do you see that? इसके लिए तो सब आमदार वगैरह उनको तो हतबल लगा ना कि मतलब कि this is all everything is going wrong, so that's the reason I mean राज्यपाल के पास वो लोग गए कि बाबा नहीं, you have to look into all this and आप देखिए what is happening and this is like I mean कितने सारे incidences ऐसे हो रहे हैं आजकल, ऐसे रोज incidences हो रहे हैं, कायदा कानून का कुछ महत्व ही नहीं रहा। So therefore they had to like go and tell, and this is a united protest for all these things.
They are all coming united and being together to try to solve all these things. फारूकी साहब, चिदम्बरम साहब, कांग्रेस लीडर ने कहा कि मोदी जी के इतना पावर है कि लास्ट पुलिस स्टेशन तक बीजेपी का कंट्रोल है। क्या महाराष्ट्र में यह आपको देखने को मिला है? जैसे डॉक्टर मल्होत्रा जी ने कहा कि सब लोग गवर्नर से मिलने भी गए, क्या कुछ होगा उसमें? फारूकी साहब, अभी डॉक्टर साहब ने ये कहा कि डेमोक्रेसी है, तो क्या डेमोक्रेसी का मतलब है कि दो ही आदमी की चले? मैं तो यहाँ देख रहा हूँ बीजेपी के अंदर दो ही आदमी की चलती है। तो मुझको नहीं लगता है कि कोई बहुत चेंजेस आने वाले हैं। ये लोग बहुत कंट्रोल करके चलते हैं, और जिस तरीके से पास में अत्याचार हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब रही है, उसके ऊपर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। और ये लोग संविधान में बिलीव ही नहीं करते। आप लोग शायद वो पडगा का रेप भूल गए, जिसके रेपिस्ट को पकड़ा गया और पुलिस के गाड़ी में था और उसको गोली मार दी। तो ये लोग क्या है, गलत था, हम लोग उसके ऊपर रोए भी इसी टीवी के ऊपर, लेकिन इन्होंने उसको कायदे कानून से नहीं किया। यानी ये कायदे कानून से डराना नहीं चाहते हैं, कि गोली की नोक पे काम करना चाहते हैं, तो उससे वायलेंस बढ़ेगा, उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होगी। जैसे कल का वाकया बताया कि जिस तरीके से मारपीट की, अरे भाई जो भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का ही कोई गलत था, उसको आपको पकड़ के जो भी उसके कायदे कानून लगते थे वो करना चाहिए था। इसका मतलब है कि आपको कंट्रोल नहीं है, आप कायदे कानून में न विश्वास रखते हो, न कायदे कानून से देश को चला सकते हो, न आपकी उसमें मंशा है, वरना इस तरीके के वायलेंस नहीं होते। तो जिस तरीके के वायलेंस हो रहे हैं, मुझको लगता है कि ये लोग बिल्कुल फेलियर हैं अपनी गवर्नमेंट के अंदर। और कम से कम मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि रिजाइन करें, लेकिन रिव्यू करें, और मुझको उम्मीद नहीं है सर। 2 मिनट में मलिक साहब, डॉक्टर मलिक, एंडेड अप, टोटलिटेरियन, टोटल डिक्टेटोरियल तरीके से आप अप्रोच कर रहे हैं, किसी को कोई फेथ नहीं कि लॉ को इन्फोर्स करेंगे आप। डॉक्टर मलिक, 2 मिनट्स। जी नहीं, देखिए जिस तरीके से इन्होंने तमाम सारे आरोप भी लगाए, बात भी की, तो इनकी पार्टी में तमाम सारे महानुभाव हैं। मणिशंकर अय्यर जी हो, सैम पिट्रोडा जी हो, सैम पिट्रोडा जी वही व्यक्ति हैं जो हुआ तो हुआ वाले हैं, जिनकी टैगलाइन है हुआ तो हुआ। 1984 वाले राइट्स पे, एंटी सिख राइट्स हुए, 1984 घटना हुई, ये हुआ तो हुआ वाले लोग हैं। और एंटी सिख राइट्स पे किनका बयान आया था, बड़ा पेड़ वाला जो बयान देखा था, सबने वो सबको मालूम है, दोहराने की आवश्यकता नहीं। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ कांग्रेस पार्टी। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है, जिस तरीके से पर्टिकुलरली अगर बात कर जाए कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी के कुकर्मों की, वो सबने देखा, करप्शन राज देखा, इनकी एक तरीके से मैं समझता हूं, इन्होंने जो हिटलरशाही चलाई, आपातकाल लगा करके संपूर्ण विपक्ष को जेल में ठूस के, कानून पे ताला डाल के, जुडिशरी पे ताला लगा के, मीडिया को जेल में भेज के, वो सबने स्पष्ट रूप से देखा। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट्स को स्नैच करने का, छीनने का स्पष्ट तरीके से काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा इमरजेंसी के दौरान किया गया, विपक्ष को संपूर्ण रूप से समाप्त उस समय करने का प्रयास। तो आर यू गोइंग टू एनफोर्स द लॉ, डॉक्टर मलिक? आप एनफोर्स करेंगे कानून को? दोनों निकाला गया। और एक इमरान मसूद है, इमरान मसूद ये अलग प्रकार के कैरेक्टर है थोड़ा। इमरान मसूद एमपी है, सिटिंग एमपी सहारनपुर के। ये बोटी बोटी वाला बयान मोदी जी के लिए देते हैं, इसीलिए इनको एमपी का टिकट कांग्रेस देती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मलिक, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा, थैंक यू वेरी मच आसिफ फारूकी साहब, थैंक you so much Dr. Abdul Malik. It has been a fantastic discussion, very intellectual discussion. As we always end, namaskar, namaskar, namaskar. Thank you very much. As we always end with the preamble to the Constitution, which says, "We, the people, hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. Justice that is social, economic, and political. Equality is equality before the law and equal protection of rights, where freedom of speech, expression, faith, worship, and belief, and the right to life, liberty, and pursuit of happiness, where liberty is concerned, where fraternity is concerned, it is eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation." To subscribe to Nation Now, the fastest growing channel, you need to click to that particular icon. The icon, the fastest growing channel of the nation, Nation Now. And as we always believe, it's the fundamental duty of all political parties to come together and strengthen the pillars of the Constitution. If the pillars of the Constitution are safe and secure, the Constitution survives. Constitution survives, the people of the Republic survive, and the Republic survives. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again tomorrow with more news from the center, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.